हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। इस चैप्टर के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.30 तक करा था हमने। अब इसके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3.31। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कुछ एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। एलिमेंट्स, इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब के सब किलो जूल पर मोल में दिए हुए हैं। एलिमेंट में एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट। वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए 520, 419, 1681, 1008, 2372, 738। इसके लिए है 7300, 3051, 3374, 1846, 5251, 1451, -60, -48, -328, -295, +48, -40। यह डाटा दिया हुआ है। कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डाटा। अब क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है ध्यान से देखोगे। ए नंबर, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है ये पूछा है। बी नंबर में मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है। सी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा है। डी में लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ई में द मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2, जो MX2 टाइप का स्टेबल हैलाइड बनाता हो। और एफ में द मेटल विच कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX, which can form a predominantly stable covalent halide, MX टाइप का स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। इसमें भी कोई मेटल ही पूछा है। कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा इसको समझने का प्रयास करोगे। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब ये डाटा देख करके जो ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना, इसके आधार पे यह जानना चाह रहा है कि आप जो पीछे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े, तो उन सब का कंसेप्ट आपके पास है या नहीं, या उन सब का कंसेप्ट है तो कितना है। उन कंसेप्ट को आप कैसे अप्लाई करते हो इन क्वेश्चंस को डील करने में, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है उसमें। तो अब एक करके आंसर करते हैं हम लोग। लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ मेटल नॉन मेटल नहीं, बस एलिमेंट पूछा है। तो मेटल नॉन मेटल यदि दो कैटेगरी में हम लोग बांट भी दें, तो मेटल रिएक्टिव तब ज़्यादा होगा जब वह इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से तब लूज करेगा जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। नॉन मेटल का रिएक्टिविटी तब ज़्यादा होगा जब वह इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन तब गेन करेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मतलब लिस्ट रिएक्टिव मेटल और लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल दोनों लक्षण होने चाहिए उसमें।
तो कम रिएक्टिव मेटल हो इसके लिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसका ज़्यादा होना चाहिए, और लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। तो ज़रा देखो डाटा में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को ही केवल देखते चलो तो सबसे बड़ा देखो कहाँ है आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ। तो इतना बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा आसानी से। तो ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब कि या तो ना तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। सो दिस एलिमेंट 5, यह एक एलिमेंट है 5 नंबर वाला जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि द एलिमेंट 5 ही ना है, हाँ 5 इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में ज़्यादा होता है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, प्लस वाले का कम। तो दिस वन, ए का आंसर हो गया 5। नेक्स्ट बी में मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्लैरिफाई कर दिया इस बार कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा। तो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना है मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करने वाला चाहिए, और इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज वही करेगा जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है वही। तो देख लो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका है, इतना में से साफ साफ दिख रहा है या 419 वाला ऐसा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज 2, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। मेटल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटल का रिएक्टिविटी है। इसका आंसर 2। सी में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अब नॉन मेटल है मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसके लिए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए तब। तो देखो उस हिसाब से नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। दिस वन -328, तो ये एलिमेंट थर्ड हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, कि 3rd नंबर वाला जो एलिमेंट है वह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। फिर है लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की ही बात कर रहा है, तो सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा, वही प्लस वाला जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सो अगेन इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर है जो MX2 टाइप का स्टेबल हैलाइड बनाता हो, तो MX2 टाइप का स्टेबल हैलाइड वही बना सकता है जिसका दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 भी कम हो और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी कम हो, वही ऐसा कर सकता है। वैसा मेटल पूछा है जो MX2 टाइप का स्टेबल हैलाइड बनाएगा। तो देखो MX2 टाइप का हैलाइड बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब ना इसके साथ X माइनस कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला बनेगा MX2। तो जो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो वह स्टेबल हैलाइड बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या बोले कि दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या होना चाहिए, कम। तो इसका फर्स्ट वाला तो कम है, सेकेंड वाला बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट वाला कम, सेकेंड वाला ज़्यादा, फर्स्ट वाला कम, सेकेंड वाला ज़्यादा। इसका तो फर्स्ट सेकेंड दोनों ही ज़्यादा है, इसका भी और इसका। देखो फर्स्ट और सेकेंड में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, सेकेंड वाला तो सबसे कम इसी का है। सो दिस एलिमेंट 6 फॉर्म अ स्टेबल हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX2। और लास्ट वाला सबसे बड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि एक वैसा मेटल जो स्टेबल कोवलेंट हैलाइड बनाएगा, फार्मूला होना चाहिए MX। तो देखो फार्मूला MX होना चाहिए, इसका मतलब हुआ M पे यहाँ 1 प्लस, X पे 1 माइनस। अब M पे 1 ही प्लस है मतलब कि यह 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे वहाँ एक बात बताए थे
कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सडन चेंज करे, बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा बढ़े, तो वह वहाँ से इंडिकेट करता है कि वो इनर इलेक्ट्रॉन है। इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 700 1400, बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं है, डबल हुआ है। इसका भी लगभग 2 गुना हुआ है, इसका भी, इसका एक थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा चेंज किया है। इसको देखो, ये कहाँ 520 और यहाँ कहाँ हो गया 7300। तो यह जो अचानक से आयोनाइजेशन एनर्जी इतना बढ़ा, इसका मतलब कि यह इनर इलेक्ट्रॉन है और ई वैलेंस है। यहाँ भी ऐसे ही बोल सकते हैं, वैलेंस और इनर करके, लेकिन ज़्यादा इससे क्लियर हो रहा है। तो यदि यह सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनर इलेक्ट्रॉन के लिए निकल रहा है, लग रहा है, इसका मतलब कि इसके वैलेंस सेल में मात्र यही एक इलेक्ट्रॉन है, एक। तो वैलेंस सेल में जिसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वही मोनोवैलेंट कैटायन बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकता है एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं एक ही करेगा, लेकिन हाँ एक से ज़्यादा लूज करेगा तो फिर एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो ये जो अचानक से एनर्जी इतना बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि यह इनर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इनर इलेक्ट्रॉन कोई थोड़े निकालता है, वैलेंस को निकालता है, तो इसका वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन इसी का है। तो ये जो 1 है वही बनाएगा स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। देख रहे हो कितना कंसेप्ट छुपा हुआ था क्वेश्चन में। सो इन सारे क्वेश्चंस में लगभग वही बात था कि जो पीछे आप पढ़े हो उसको रटे नहीं ना हो, उसको अप्लाई कैसे करोगे, कंसेप्ट कैसे बनाओगे, उससे वो चीज़ यहाँ जानना था। और वो चीज़ हम लोग जान गए, यहाँ से पता चल गया हम लोग को कैसे होगा। सो तो यह क्वेश्चन नंबर 3.31। अब हो सकता है इसमें से कोई एक एग्जाम में सब नहीं, जैसे यही वाला डाटा दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि यह जो एलिमेंट है वह कौन सा स्टेबल हैलाइड बनाएगा, mx, mx2, mx3 ऐसे करके दे देगा। तो mx जो नॉर्मल वैलेंसी से हैलाइड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हैलाइड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.32। प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कौन सा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, फॉर्मूला लिखना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। उसमें से ए नंबर में है लिथियम एंड ऑक्सीजन, बी नंबर में है मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, सी में है एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, डी में है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, फिर है फास्फोरस एंड फ्लोरीन, और एफ में है एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन। एलिमेंट 71 मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। सबके लिए लिखना है फार्मूला। तो फार्मूला लिखने के लिए वैलेंसी चाहिए, सिंपल सा बात है। सब में एक मेटल एक नॉन मेटल का कम्बिनेशन दिया है। तो लिथियम ऑक्सीजन,
वैलेंसी हम लोग जानते हैं लिथियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है वैलेंसी का कंसेप्ट के अनुसार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Li2। हो गया, सिंपल सा था। मैग्नीशियम नाइट्रोजन, सो दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एटॉमिक नंबर के आधार पे चलो ना, 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 और 2 तो 2 प्लस, नाइट्रोजन का 7 तो 2 और 5 तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो 3 माइनस, क्योंकि 3 गेन करने से 8 हो जाएगा इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला हो गया Mg3N2। वैसे आगे एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, एल्यूमिनियम आयोडीन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2 8 और 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों लूज करेगा तो 3 प्लस आ जाएगा इस पर। और आयोडीन का तो एटॉमिक नंबर होता है बहुत ज़्यादा, 53 होता है। 53 के हिसाब से लिखोगे तो 2 8 18 7, 8 2 10 और 18 28 और 8 36 10 46, तो लास्ट में 7 है तो 1 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा AlI3, एल्यूमिनियम आयोडाइड। मतलब यहाँ वैलेंसी का कंसेप्ट यूज होना है, बस ओवरऑल यही समझोगे। वैलेंसी का कंसेप्ट पे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, उसी के आधार पे सबको करना है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का कैसे करोगे? सिलिकॉन Si, ऑक्सीजन O। सिलिकॉन है ग्रुप 14 का, तो 2 8 और 4 4। ऑक्सीजन है ग्रुप 16 का, 2 और 6। ग्रुप 16 का है, एटॉमिक नंबर 8 है, ऐसे तो 6 है तो वैलेंसी तो इसका 2 ही होगा ना, क्या कि 8 में से 6 माइनस करेंगे हम लोग, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 2 और 1, 2 कॉमन ले लिए है, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा SiO2। दिस इज द फॉर्मूला SiO2। अगला है फास्फोरस एंड फ्लोरीन। तो फास्फोरस का P, फ्लोरीन का F। 15 होता है ना, 2 8 और 5, और इसका 2 और 7 9, तो इसका तो वैलेंसी एक ही होगा, फिक्स है, इसका चेंज करता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी। 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, और 5 लूज करेगा फिर भी 8 हो जाएगा, तो ये 5 के केस में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बनाता है, इसमें भी तो दोनों बन सकता है। जब वैलेंसी 3 हो और इसका तो एक ही रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा PF3, और जब 5 हो इसका तो एक ही रहेगा, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा PF5। ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसमें, तो दोनों के स्टेबिलिटी में कुछ खास अंतर है नहीं, PF5 और PF3। हालांकि जब आगे चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग का, तो उस चैप्टर के आधार पे क्लैरिफाई कर पाओगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि PF3 इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन PF5। इसके लिए एलिमेंट 71, तो 71 एटॉमिक नंबर किसके लिए होता है भाई? ल्यूटेशियम का होता है ना 71, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जेनॉन 54 4f14 51 6s2, तो 54 और 14 68 69 2 71, तो लास्ट में ये 3 है, इसलिए ल्यूटेशियम क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ल्यूटेशियम का हो गया 3 प्लस F पर 1 माइनस, तो फार्मूला इज LuF3, ल्यूटेशियम फ्लोराइड
या ल्यूटेशियम पर 3 प्लस है तो मतलब 3 फ्लोरीन उसके साथ जुड़ेगा। LuF3 इज़ द फार्मूला। तो इसमें पूरी तरह से वैलेंसी का कंसेप्ट यूज हुआ। और अब इसमें तो बहुत सारा हो सकता है, एग्जाम में कोई एक दे देगा कि राइट द फार्मूला फॉर स्टेबल बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बाय लिथियम एंड ऑक्सीजन, कि लिथियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो कौन सा एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, उसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.33। और ये क्वेश्चन है क्या, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड किसके वैल्यू को बताता है, पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, बी नंबर में है एटॉमिक मास, सी में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डी में है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको तो शुरू से देखते आ रहे हैं, पीछे भी कई क्वेश्चंस किए हैं और चैप्टर में ही बताए थे कि पीरियड इक्वल टू वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जो पीरियड होता है वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बतलाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 3.34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर के गलत है, इनकरेक्ट है। पहला, द पी ब्लॉक है 6 कॉलम, सही है, पी ब्लॉक में 6 है ना, 13 से 18, बिकॉज ये मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए पीस, कि पी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप से 6 कॉलम है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, बिकॉज ये मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए डी सबसेल, कि डी ब्लॉक में 8 ग्रुप है, 8 कॉलम है, क्योंकि डी सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो गलत है। डी में हम लोग पढ़े 5 ऑर्बिटल्स है ना, और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 होना चाहिए था, कॉलम 8 दिया है। आगे भी पढ़ के देखते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल, कि प्रत्येक ब्लॉक में उतने ही कॉलम हैं जितना कि उसके सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सही है। एस ब्लॉक में 2 कॉलम है क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 है क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 कॉलम है क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन थी, सही है। लास्ट में द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल को, मतलब कि सबसेल को जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जाता है उसका, तो एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस सबसेल में, लास्ट सबसेल में, वही उसके लिए तो ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इसके लिए गलत स्टेटमेंट हो गया बी नंबर, जिसमें कह रहा था कि डी ब्लॉक में 8 कॉलम है क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी सबसेल में, तो ई जो है सो क्या है, गलत है, बाकी सही है। 3.35 की बात कर ले, इसमें एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, विच और वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोला हुआ कुछ भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा वह उस एलिमेंट के केमिस्ट्री को भी प्रभावित करेगा, मतलब उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। अब इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल, अब इसमें से कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस सेल को प्रभावित नहीं करता है, तो वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो प्रभावित करता है, अलग अलग क्वांटम नंबर और वैलेंस का अलग अलग वैलेंस सेल होगा।
न्यूक्लियर चार्ज ये भी करता है, न्यूक्लियर मास, और लास्ट में नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स जो है या न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास प्रभावित नहीं करता है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन तो प्रभावित करता है। न्यूक्लियर मास जो न्यूक्लियस का मास होता है वह जो है प्रभावित नहीं करेगा वैलेंस शेल को। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F माइनस Ne एंड Na प्लस इज अफेक्टेड बाय। 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिए हुए हैं, F माइनस है, नियॉन है, Na प्लस है। तो बोल रहा है इनका साइज प्रभावित होगा, चेंज करेगा। ए नंबर न्यूक्लियर चार्ज के चलते, बी नंबर वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के चलते, सी नंबर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन जो होगा आउटर ऑर्बिटल्स में उसके चलते, और नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज दियर साइज इज सेम, और कोई फैक्टर नहीं क्योंकि इनका साइज सेम है नहीं। तो इसमें तो हम लोग जान रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन 10 10 10, लेकिन प्रोटॉन निकालेंगे तो इसके लिए 9 10 11। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर ए नंबर 3.36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर एक क्वेश्चन है 3.37 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है। पहला, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाता है। तो सही है, बढ़ता है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये भी सही है कि जब अचानक से बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी तो वह बतलाता है कि अब वह इलेक्ट्रॉन नोबल गैस का कन्फिग्रेशन से निकल रहा है, मतलब कि अंदर सेल से निकल रहा है। सही है। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कि जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ख़त्म होगा और उसके बाद का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ बड़ा तेज़ी से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जंप करता है, बढ़ता है। ये भी सही है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज ईजियर दैन फ्रॉम ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एन वैल्यू। ये गलत है। बोल रहा है कि ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ऐसे समझ लो कि एक 3s है और एक 2s है। तो बोल रहा है कि लोअर वैल्यू n का है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है इसके तुलना में। तो गलत ना है, ये लोअर वैल्यू n का है मतलब ये नज़दीक रहेगा न्यूक्लियस का, तो इससे निकालना तो मुश्किल होगा, ज़्यादा वैल्यू वाला से आसान। तो डी नंबर इसका होगा। डी जो है स्टेटमेंट वह गलत है, इनकरेक्ट है। 3.38 कंसिडर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दिए हुए हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, और इनका मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पे इंक्रीज करना है, मतलब कि अरेंज करना है मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन है उसमें से सबसे सही ऑप्शन है डी नंबर। पोटासियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, बोरोन। क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल में पोटासियम ग्रुप 1 का है, मैग्नीशियम 2 का है, एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 का है, सॉरी 13 का है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तो एल्यूमिनियम का सबसे कम हो जाएगा इस सब में, और बचा इसके ऊपर है बोरोन, तो नीचे से ऊपर जाने पर और घटता है। तो सबसे कम बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटासियम। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है 3.39 कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इस पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है, तो आसानी है, सिलिकॉन को खाली हटा दो। एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल में जगह है वो तो कार्बन के नीचे है सिलिकॉन, तो इधर से इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, यहाँ कार्बन का, फिर बोरोन का, और सबसे कम सिलिकॉन का। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन। सी इज द करेक्ट आंसर।
सी में हालांकि ऐसे लिखा हुआ है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन का, कार्बन का, बोरोन का और सिलिकॉन का, ऐसे दिया हुआ है। और एक लास्ट है इसमें 3.40, क्वेश्चन नंबर है 3.40। Considering the elements fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, the correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property। देखो बड़ा ही अलग सा कंसेप्ट ले आया, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के आधार पे रिएक्टिविटी पूछा है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रख लो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सीधा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी पे। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जिसका सबसे अधिक होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी सबसे ज़्यादा। तो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन है 8, फ्लोरीन है 9 और इसके नीचे क्लोरीन है जिसका होता है कितना 17। तो लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, फ्लोरीन का, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। इसके बाद क्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। या फिर एक इसमें से ऑक्सीजन को लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, ऑप्शन का ज़्यादा है। तो सही या नहीं है, सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 3.5। ये दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, लेकिन क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो बढ़िया है इसका। तो क्लोरीन और सबसे कम नाइट्रोजन हो जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से समाप्त होते हैं। मतलब कि अब यह चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकली एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए समाप्त होता है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करो, बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा। इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा हमने लास्ट में, कुछ सब्जेक्टिव भी देखे, बीच बीच में भी बताते गए, कुछ ऑब्जेक्टिव नोट्स में भी है। तो इतना सब कुछ कर लेते हो तो यह चैप्टर पूरी तरह से यहाँ से फिनिश हो जाता है। और पहले ही बताया कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं लास्ट के, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में वैलेंसी, बीच में एक छोटा सा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के जो हर चैप्टर में आएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, बार बार रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि चैप्टर में है तो इसी पर पढ़ेंगे, आगे ज़रूरत नहीं है, नहीं, ये यूनिवर्सल टॉपिक्स है। इसके बगैर आगे हर चैप्टर में दिक्कत होना है। तो सबका डेफिनेशन, वे फैक्टर जिस पे डिपेंड करते हैं और कैसा वेरिएशन है सबका पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या, ऊपर से नीचे आने पर क्या, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, ये सब। तो इतना सब कर लोगे तो यह चैप्टर फिनिश। उधर पीछे जो एक पार्ट था इसका ना, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट वगैरह, वो फालतू का चीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब आगे रिपीट करेगा, वो सब उतना ही नहीं है। हाँ, एक ग्रुप पीरियड प्रेडिक्ट करने वाला वो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सबको थोड़ा थोड़ा कर लेना है। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं, चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।